आप में से जो भी बच्चे नीट 2025 की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि एनटीए ने नीट 2025 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा है, नंबर ऑफ सीट्स कितने होने वाले गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के अंदर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की हम बात करने वाले हैं, कट ऑफ क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड 2025 के लिए, वो भी हम बात करेंगे। तो सारी बातें आज हम करने वाले डिटेल के अंदर। सिलेबस में चेंज होने वाला है नहीं होने वाला, 2024 का सिलेबस ही 2025 में आएगा या फिर कुछ और बातें हो सकती है, हर एक चीज़ की आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका बस का भैया और आपसे का स्वागत है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम चैनल पे। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं हमारे एग्जाम के क्राइटेरिया पे कि बेसिकली हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली होगी। तो देखिए, पहली बात तो अगर हम बात करें मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम 17 ईयर्स के आप होने चाहिए, सिंपल सी बात है। और अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो कोई भी अपर एज लिमिट हमारे पास नहीं रहती है, आप किसी भी एज के हो आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 12th क्लास में अगर बात करें परसेंटेज की कि पीसीबी में कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपके पास 50% होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें कि ओबीसी एससी एसटी के अगर आप हो तो आपके पास मिनिमम 40% पीसीबी के अंदर होना ही चाहिए। पहली चीज़ तो ये थोड़ा सा हम क्लियर करके चलते हैं, ओके। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे पास अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की तो आपको पता है कि अगर हम बात करेंगे मेरे पास नीट 2025 की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये मई के फर्स्ट वीक के संडे पर होता है। तो वो आपके पास रहेगा आपके 4 मई को, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 4 मई को होने वाला होगा जो 2025 का एग्जाम दोगे, क्योंकि हमारा एग्जाम मई फर्स्ट वीक में होता है, जो पहला संडे हमारे पास पड़ता है, तो वो 4 मई को पढ़ने वाला है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर डेडलाइन या टाइमिंग की अगर बात करें तो हमारे पास पूरा 1 साल भी नहीं बचा है अगर कायदे से देखा जाए तो इसलिए आपको तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी, ओके। अच्छा, आगे की अगर बात करेंगे हमारे पास कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमारे पास अनलिमिटेड, आप कितनी बार नीट के एग्जाम दे सकते हो उसका कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन बात भी रहती है कि हमें हर बार एग्जाम नहीं देना है, हर साल एग्जाम नहीं देना है, हमें इसी साल में 2025 में ही अपना नीट का एग्जाम फोड़ के आना है, ओके। तो ये चीज़, ये माइंडसेट आपको जरूर लेकर के चलना है। भले अनलिमिटेड हो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारी लिमिट क्या है, वो इस 2025 की लिमिट है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ एग्जाम की बात करेंगे तो वो आपका ऑफलाइन रहने वाला है। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वो मीडियम रहेगा। देखो मीडियम मतलब क्या, मतलब मॉडरेट, जो स्टैंडर्ड लेवल होता है, मतलब एक ऐसा लेवल जिसको एक टॉपर बच्चा भी कर सकता है और एक जो लो एवरेज बच्चा है वो भी इसको कर सकता है। तो यानी कि सबको चांसेस बराबर दिए जाते हैं। पहली बात तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये कभी मत सोच रहे कि नीट का एग्जाम आएगा तो मुश्किल आएगा, नहीं, वो स्टैंडर्ड पेपर आता है जो सभी टाइप के बच्चों के लिए होता है, हाई लेवल लो लेवल एवरेज सभी के लिए वो रहता है। तो एग्जाम देने का मौका और जो चांस मिलता है वो सभी को बराबर ही दिया जाता है, ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, यानी 2025 में कितने बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, तो ध्यान रखिए करीब 27 लाख या उससे ज़्यादा बच्चे कहीं ना कहीं एग्जाम देने वाले होंगे। अगर 2024 की अगर मैं बात करूं तो करीब 24.5 लाख या 24 से 25 लाख की एक रेंज लेके देता हूं आपको, जिसमें बच्चों ने एग्जाम दिया है। लेकिन आपको पता है हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ता है और अगले साल कहीं ना कहीं 27 लाख या उससे ज़्यादा बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे। तो एक चीज़ तो तय है कि नंबर ऑफ जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके लिए, जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होने वाले हैं। लेकिन इसका इस बात से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहेगा कि कितने बच्चे एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम वही क्रैक करेंगे जो इस साल 2025 के लिए पीठ जी तोड़ मेहनत करने वाले होंगे। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें आगे थोड़ी सी और बात बता दूं मैं कि किस टाइप से आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला होता है, तो पैटर्न की भी हम बातें कर लेते हैं। तो देखो, आपको पता है एग्जाम पैटर्न में कोई ऐसा चेंज नहीं रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जूलॉजी आपके पास रहने वाला है, अलग अलग तौर पर मैंने लिख दिया। सेक्शन ए और सेक्शन बी सभी में रहेगा। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगा, हर एक के नंबर, और फाइनली 720 का जो आपका नंबर रहने वाले होंगे, वो तो आपका बेसिक चीज़ है, हर बार सेम रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि हमारे पास सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर -1 की नेगेटिव रहने वाली है, और अगर कुछ भी नहीं करोगे, स्किप कर देते तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटता है, ओके। चलिए, अगर आगे की बात करें क्वेश्चन फॉर्मेट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये चीज़ कई बार बच्चों को नहीं भी पता होता कि भाई क्वेश्चन फॉर्मेट हमारा क्या रहने वाला है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। अगर नीट एग्जाम के अंदर थ्योरी आप चाहे कितनी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं पता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन में एक अलग टाइप की थिंकिंग आपको लगानी पड़ेगी, ओके। तो पहले फॉर्मेटिंग थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन की। एक टाइप का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वह है कथन और कारण वाले, कि आपको एक कथन बोला जाएगा, एक कारण बोला जाएगा। असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन हमारे पास रहता है, ये कथन सही है तो आपको फिर देखना पड़ेगा कारण सही है कि नहीं है, उसका सही पुष्टिकरण करता है नहीं करता, स्पष्टीकरण करता है नहीं करता। इस टाइप के क्वेश्चंस नंबर 1 कैटेगरी में पूछे जाते हैं। नंबर सेकंड आपसे पूछा जाता है कथन आधारित, मतलब कि आपको 2 कथन दिए जाएंगे, कथन 1 कथन 2,
जिनका आपस में वास्ता हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बस आपको बताना पड़ता है सही कौन कौन सा है या गलत कौन कौन से हैं। तो ऐसा कथन वाले क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास आंकिक प्रश्न आते हैं। आंकिक मतलब कि आपका न्यूमेरिकल आएगा पर आएगा ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है, कि आपको ओवरऑल डाटा दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, पूरे न्यूमेरिकल का डाटा रहेगा, लास्ट में अपना आंसर निकालोगे और मात्रकों के साथ, मात्रकों का ध्यान रखते हुए उसका सही ऑब्जेक्टिव टिक करोगे। तो ये आपका एक तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन आता है। चौथा आपके पास आता है मिलान का क्वेश्चन, यानी आपको मिलान करना पड़ेगा, और इस पर मैं लगाने वाला हूँ 3 स्टार, क्योंकि 2024 की अगर बात करें ना तो यहाँ पर एक बार के लिए मैं कहूँगा कि हद पार हो चुकी थी। लाइक यहाँ पर रिकॉर्ड बनाए गए 2024 के अंदर की बायोलॉजी के अंदर अगर बात करें अकेले बायोलॉजी में तो 31 क्वेश्चंस मिलान के आए थे। सोचो 31 क्वेश्चंस, और मिलान वाले क्वेश्चन ना कहीं थोड़े से अच्छे लेवल वाले होते हैं। रीजन क्या होता है कि वहाँ पर वो आपकी पूरी नॉलेज देता है कि आपको कहीं ना कहीं चारों का मिलान करना पड़ेगा। लाइक 4 आपके पास आएंगे ABCD 1 2 3 4 के साथ मिलान करने वाले हो, तो वहाँ पर पूरा देखा जाता है कि आप प्रॉपरली मिलान कर सकते हो, कि आपको हर एक के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। तो एक अच्छा नॉलेज चेक करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो बायोलॉजी में 31 मिलान के क्वेश्चन आए थे 2024 के लिए। अगर बात करें केमिस्ट्री में भी आपके पास करीब 9 या 10 क्वेश्चन आपके पास मिलान के आए थे। तो यानी कि यार इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगेन वही वाली बात है, सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर कोई करता है, लेकिन मिलान की प्रैक्टिस बहुत कम बच्चे करते हैं। लेकिन 2025 के लिए एक सलाह मैं आपको अभी देना चाहूंगा, मिलान वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके अलावा सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्न भी आपके पास आते हैं कि कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं अगेन, तो ये भी एक कैटेगरी हमारे पास रहती है। और सिंपल ऑब्जेक्टिव तो हमारे पास आने ही वाले हैं, वो तो फिक्स है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपको जब आप 2025 के लिए अगर प्रैक्टिस करने वाले हो तो आपको इन 5 टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी चाहिए। स्पेशली मिलान पर थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि अगले साल हो सकता है अगले साल भी वो मिलान के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। इसके अलावा अदर क्वेश्चन तो हमें करनी है, लेकिन प्रैक्टिस आपको हर टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट पे करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को करने का तरीका ही नहीं पता होगा ना, तो चाहे आपको कितनी थ्योरी पढ़ लो लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, आगे अगर बात करें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे हमारे सिलेबस पे कि न्यू अपडेटेड सिलेबस नीट का क्या रह सकता है। तो देखिए, अगर बात करें 2024 के लिए तो 2024 में आपको पता है कि एकदम 20 सेशन से में कहीं ना कहीं सिलेबस में चेंज देखने को मिला था। लेकिन अब ये जो चेंज हो चुका है ये 2025 के लिए भी रहने वाला होगा, तो आपको उसके लिए भागने की दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको पता है 2024 का जो सिलेबस है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, वही सही नहीं आपका 2025 के लिए भी रहने वाला होगा। और यहाँ पे आप सभी बच्चों को फायदा भी रहने वाला है। रीज़न क्योंकि 2025 में सिलेबस में कमी हुई है, तो आपको पता है जो भी टॉपिक्स हट चुके हैं, जो एलिमिनेट हो चुके थे, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने। ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि जो हट चुका है उसके लिए भी भागा दौड़ी की जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर 2024 में आया भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2025 में वो भी नहीं आएगा। और अगर आया भी है तो अब ये मत सोचना कि यार भैया हमारे पास एक क्वेश्चन 2024 में आ गया था तो हमें एलिमिनेट वाला भी पूरा करना चाहिए। भाई क्यों करना, एक क्वेश्चन के चक्कर में आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास चीज़ें कम करी गई हैं, तो आपको उस चीज़ का फायदा उठाना है और उस कम वाली चीज़ को ही अच्छे तरीके से कवर करना है। अगर जो सिलेबस कम हो चुका है उस कम सिलेबस को अगर आप 100% नहीं करते तो फिर फायदा क्या हुआ। तो इसलिए पहले ये चीज़ें जो कम सिलेबस है, एलिमिनेटेड पार्ट है, उसको नहीं करना, और जो रह गया केवल उसको आपको अच्छे से करना है। और ये भी हमें करना पड़ेगा NCERT से। अगर ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपने NCERT लाइन पढ़ ली है मतलब कि आपका सिलेबस आप 100% कंप्लीट करके आओगे। क्योंकि अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, जैसे केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँगा तो जो एग्जाम आया वो NCERT बेस आया था 2024 में। इवन बायो भी और फिजिक्स में भी ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आए थे वो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस है जो NCERT के थे। तो अगर आपने NCERT अच्छे से करी है तो आपको सिलेबस कवर करने में कोई इशू नहीं आएगा, ये बात आपके लिए फिक्स है। और अगर NCERT नहीं करी तो फिर कोई गारंटी नहीं है, कहीं भी भाग लोगे कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये चीज़ पहले सबसे पहले हमें ध्यान रखनी है। तो पहली चीज़, जो एलिमिनेट हुआ है उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं करना, आंखें बंद करके 2024 में जो सिलेबस अपडेट हुआ है आपको केवल यही अच्छे से कवर करना है और इसको NCERT से करना है। एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये गलती से भी मत करना कि NCERT नहीं कर रहे और पूरी दुनिया में भाग रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। चाहे कोई भी कोचिंग कहीं भी ज्वाइन कर लोगे और NCERT नहीं हुई है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि हमारे पास नीट 2025 के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कि मिनिमम कितना स्कोर आपको लेकर के चलना चाहिए। तो बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही ध्यान से सुनना है कि आपका कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो इससे सेफ स्कोर भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और हर साल कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ेगा आपको पता है कट ऑफ बढ़ती गई है, सेफ स्कोर जो था वो भी बढ़ता जा रहा है। तो 2025 के लिए अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों देख लो भाई 640
640 640 प्लस आपको नंबर लेकर चलने ही पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, मतलब इतना तो लेकर चलना ही है, टारगेट मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 600 से ऊपर कुछ मिलेगा नहीं, 600 से ऊपर भी मिलेगा, लेकिन तब भी सेफ साइड में रहने की कोशिश करो, जितना नंबर हो सके उतना नंबर खींचनी है। तो जनरल वालों को 640 से ऊपर नंबर लेकर के आने ही है, आप 100% सेफ हो जाओगे हर तरीके से, आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वही हमें चाहिए भी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 635 से ऊपर नंबर लेकर चलना, भाई मिनिमम इतने लेकर के आ जाना, ये मेहनत करके चलनी है। इससे कम मेहनत लेकर चल रहे हो तो भाई अपने आप को ऑलरेडी खतरे में मान के चलना। तो इसलिए मेहनत करनी है अच्छी खासी, लेकिन ये फिक्स रहेगा इस मेहनत का फल आपको जब कॉलेज में पहुंचोगे वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एससी की बात करें तो आपका 490 प्लस, और एसटी की अगर बात करेंगे तो 475 प्लस आपको ये मिनिमम आपके स्कोर होने चाहिए। तो अगर तैयारी करो तो इस स्कोर को ध्यान में रखते हुए चलना। इससे कम लेकर जा रहे हो, जो भी आपके टेस्ट आप तैयारी करने वाले, जिस भी आप टेस्ट को दोगे, जहां पर भी मॉड्यूल्स क्वेश्चन जहां भी प्रैक्टिस करो, उस टेस्ट के अंदर अगर आप इसके अराउंड नंबर लेकर आ रहे हो, इससे ऊपर नंबर लेकर आ रहे हो, मतलब कि आप पूरे तरीके से सेफ रहोगे अच्छे तरीके से। लेकिन इससे कम है तो कहीं ना कहीं मतलब कि थोड़ा डरने की बात है, पर इतना भी नहीं कि डर के एकदम खत्म ही कर दो, ये भी नहीं करना। थोड़ा डरना मतलब अपने को सुधारने की और जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो ये चीज़ लेके चलना है अपने को, ठीक है। अच्छा, थोड़ा अब चलो ये यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को क्लियर करने में, कि एमबीबीएस की सीट्स हमारे पास कितनी। और देखो ये जो सीट्स जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रैंडम डाटा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहीं से ये डाटा मैंने लिया है। देखो अगर हम बात करें बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात करेंगे तो देखो आप आराम से देख सकते हो, हमारे पास टोटल 706 हमारे पास टोटल कॉलेज रहते हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल सीट्स करीब 1,09,145 आपके पास टोटल सीट्स आ जाती हैं। और कंपटीशन हमारे पास कितना है, कंपटीशन हमारे पास कितना है, करीब 27 लाख 27 लाख का कंपटीशन रहने वाला होगा। और उसमें से केवल 1 लाख या ऑलमोस्ट चलो 11 लाख मान लो, अलग इसको 10,000 अगर मैं मान लूँ तो ऑलमोस्ट 1,11,000 या 10,000 करीब आपके पास सीट्स रहने वाली है। अगर मान लो कोई नई सीट नहीं बनी तो बना इतना ही रहने वाला होगा, ठीक है। जिसमें अगर बात करें गवर्नमेंट सीट कितनी है और प्राइवेट सीट कितनी है, तो दोनों ऑलमोस्ट 50-50% थी। हालांकि गवर्नमेंट सीट थोड़ी सी ज़्यादा है, पर आप देख सकते हो टोटल नंबर सीट्स में अगर देखा तो यहाँ पे 55,000, वहाँ पे 53,000, तो ऑलमोस्ट लेकिन बराबर सी हैं। पर वही वाली बात है, गवर्नमेंट की फीस काफ़ी कम होती है, इसलिए हम गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि प्राइवेट को प्रेफरेंस देने वाले हैं। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर प्राइवेट कॉलेज करोड़ तक जा रहा होता है, गवर्नमेंट विद इन थाउजेंड्स में भी आपके पूरी एमबीबीएस की डिग्री आपको देता है। तो ये चीज़ हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगेन डॉक्टर बनना है नो डाउट, और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत किस चीज़ के लिए की जा रही है, नॉट जस्ट डिग्री के लिए, पर कहाँ से डिग्री ले रहे हो, आपको लेनी है गवर्नमेंट कॉलेज से। ओके, वो अफोर्डेबल है, रेपुटेड। अगेन डॉक्टर तो रेपुटेड रहती हैं, लेकिन वो आपके बजट में भी आता है अगर जैसे जगह प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो। वरना प्राइवेट के लिए अगर जाओगे तो करोड़ तक आप आराम से खर्च करने वाले होंगे, ये चीज़ भी फैक्ट है। और इसीलिए इतनी भागदौड़ रहती है, इतनी मेहनत सभी बच्चे करते हैं, और आपको भी वो मेहनत करना है। 2025 में मेहनत करनी है अच्छी खासी, इस साल पूरे साल, और 2025 में आपको अपना एग्जाम निकालना है। ओके, क्लियर है। और इसके लिए आपको प्रॉपर हर चीज़ की जरूरत पड़ने वाली होगी। बच्चों ध्यान रखिएगा, एक सिंपल गाइडेंस अभी के भी आपको देने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चे 2025 की तैयारी करने वाले हैं, कुछ चीज़ें दिमाग में हमेशा रखो, आपके पास प्रॉपर क्लासेस हमेशा रखिएगा। जो भी डाउट्स हैं कभी डाउट मत रहने देना, कोई भी डाउट आए तुरंत आपको क्लियर करते हुए चलना है। अगर आप डाउट लेकर के चलने वाले हो तो एग्जाम में नो डाउट आप सबसे पीछे रह जाने वाले हो, क्योंकि वो आपका डाउट जो दूसरे वाले बच्चे को अच्छे से आता है वो उसको खेल जाएगा और आप उसमें रह जाओगे। तो ये चीज़ पहली बात तो नहीं करना है, डाउट्स लेकर नहीं चले। पूरे साल पढ़ाई के दौरान आए तुरंत आपको जो भी टीचर है उनसे आपको पूछना जरूर है, ठीक है। इसके अलावा बुक्स का जरूर ध्यान रखिएगा, बुक्स अच्छी लीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा, सेल्फ स्टडी भी करिएगा, वो इंपॉर्टेंट है अगेन, ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते हुए चलें। इसके अलावा अगर देखा जाए टेस्ट मॉड्यूल्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करना, और जब सॉल्व करो अपने आप को थोड़ा एनालाइज करना, ठीक है, कि आप कितना कर पाए, क्या क्वेश्चन एक्चुअली उतनी वर्दी था कि नहीं था, उस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आपको कैसा लगा, इजी मीडियम या हार्ड, वो भी क्लियर करते चलेगा। तो सेल्फ एनालाइज करते हुए चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला होगा। ओके, क्लियर है। और बच्चा आपको बात बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अब 2025 के लिए तैयारी करने वाले हैं, जो 2026 के लिए भी तैयारी करेंगे इन फ्यूचर, तो उनके लिए रैंक प्लस पर ये कोर्स आ चुका है। तो जो भी बातें मैंने को बताई है, सारी की सारी बातें आपको रैंक प्लस पर मिलने वाली होंगी। आप आराम से प्ले स्टोर पर जाकर के रैंक प्लस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको केवल सर्च करना है रैंक प्लस नीट, क्योंकि आप नीट के बच्चे हो। और अगर आपके कोई दोस्त जेई का भी है तो रैंक प्लस जेई करके भी सर्च कर सकता है, और रैंक प्लस का ऐप उसको टॉप पर मिल जाएगा। आराम से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको 2025 और 2026 दोनों के लिए कोर्स मिल जाएंगे, नीट
और जेई के लिए भी आपको मिल जाएंगे। जो आपके दोस्त हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हो, और आपको कोर्स मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में, और इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में आपको कोर्स मिलने वाला होगा। ओके, और सारी डिटेल्स आप आराम से यहाँ देख सकते हो। आराम से पूरी रैंक प्लस की जो टीम है उसको भी आप देख सकते हो आराम से, कि पूरी रैंक प्लस की टीम आपको सपोर्ट करने वाली है पूरे लास्ट तक। अगर आप जेई के बच्चे हो, ऑब्वियसली बात है कि एडवांस तक आपका सपोर्ट रहेगा, और नीट के बच्चे हो तो कॉलेज तक आपका सपोर्ट रहने वाला है कि भाई लास्ट से कॉलेज तक जाना है, नॉट जस्ट कि आपको केवल पार करना है, बल्कि कॉलेज तक का सफर आपका और हमारा रहने वाला होगा। ठीक है, सो बच्चों आपको अच्छा लगे जरूर यार बताइएगा। आप आराम से कोई भी डाउट है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9116300300। ओके बच्चों, सो इस सेशन में इतना ही रहेगा। कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपका जो भी फीडबैक है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इसी प्रकार के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड